अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इन दी प्रीवियस लेक्चर हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 इक्विलिब्रा के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। इसके ऑनवर्ड फिर कंक्लूडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफर फ्रॉम द स्टैटिक। मीन्स उसे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफर कैसे है स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। डायनामिक से और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंट है। वी नो दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा था कि रिएक्शन जो है ना वो स्टॉप नहीं होता। इफ द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। मींस कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, सिर्फ जस्ट क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। इन द प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैंने आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक के अंदर आपको बताया था होता क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। होता कुछ यूं है कि ये देखें, ये एक बीकर है, इसके नीचे भी एक सुराख है और इसके ऊपर भी। ऊपर से एक बूंद आ रही है, नीचे से जा रही है, तो इसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से एक आ रही है और नीचे से एक ही जा रही है। तो मीन्स टू से कि इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन इक्वल है। मीन्स टू से ये फॉरवर्ड रिएक्शन इसको कहें फॉरवर्ड, तो यहां से भी एक ही बूंद आ रही है। इसे बैकवर्ड कहें तो यहां से भी क्या आ रही है, एक ही बूंद आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है होता है एक स्टेबल फॉर्म के अंदर है, लेकिन वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। लेकिन स्टैटिक के अंदर होता ये है कि रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, मींस टू से कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा। रिएक्शन ना ही ऊपर से बूंद आ रही है ना ही नीचे से। मींस टू से कि ये एक स्टेबल हालत में, ये भी स्टेबल हालत। मींस टू से कि रिएक्शन क्या हो चुका है, सीज हो चुका है। अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, तो वो जितना पड़ा रहेगा वो उतना ही रहेगा। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन हो भी रहा है, लेकिन अंदर वाला जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, मीन्स उसे कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी अफेक्टेड। कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये किस तरह से अफेक्टेड होगा, किस तरह से मुझे इफेक्ट करेंगे। तो उसका ना उसने एक वाटर का रिएक्शन दिया है, जिस वाटर के 2 मोल लिए उसने जब ब्रेक करवाया तो एक 2 मोल हाइड्रोजन के बने और 1 मोल किसका बना, ऑक्सीजन का बना। अब वो कहता है, अब आप ये एक बात याद रखें, ये रिएक्शन जो है ना वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वो कहता है दी फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन इट फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मेरी बात सुने, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, जब क्योंकि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, ब्रेकेज होती है, तो एनर्जी उसे चाहिए होती है। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे ना, वो ब्रेक करके उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, वो जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन इट फेवर, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा। क्योंकि इंक्रीज जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, फॉरवर्ड इसलिए होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन होके बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। तो ये क्या होगा, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो फेवर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो फेवर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसका फेवर क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। मींस उसे कि टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इंक्रीज करेंगे ना तो वो रिवर्सिबल बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें और क्या हो, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर होगा, अगर उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर कहते हैं हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम यील्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, कि हम किस तरह से ज्यादा यील्ड ले सकते हैं। अब ये जो है ना, ये उससे रिलेट करता है जिसके अंदर उसने कहा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये उससे रिलेट है। जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये करना है, उसके अंदर लिखा हुआ है एडिंग और विड्रॉइंग। जैसे आपने इसके अंदर क्या रखना है, एडिंग वन और मोर
ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी, हमने उसके अंदर ऐड कर लेनी है एक या एक से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशी हमने क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। अब देखें रिएक्टेंट की स्पीशी हम ऐड करेंगे, रिएक्टेंट की स्पीशी जब हम ऐड करेंगे ना, होगा भला क्या, जब रिएक्टेंट ऐड की तो रिएक्टेंट की अमाउंट में इजाफा हो गया और प्रोडक्ट की अमाउंट में कमी आ गई, तो वो क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अगर विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशी, अगर हम कोई प्रोडक्ट स्पीशी को एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट स्पीशी निकाल लें, तो होगा ये क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, तो रिएक्शन फिर हो गया क्या, बैलेंस ना रहा, तो फिर उसके अंदर क्या करेगा, फिर वो रिएक्टेंट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर हमें यील्ड मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अगर चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, तो वो फॉरवर्ड ही होगा ना, तो हमें मैक्सिमम यील्ड मिल जाएगी। और यूजिंग अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट से हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी और जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि कैटालिस्ट क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड अप क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो हमें जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन्ड हो जाएगी और हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम क्या मिल जाएगी, यील्ड मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकली ये सारे क्वेश्चन कुछ टेक्निकली पूछे गए हैं उन्होंने, तो बंदा सोच में पढ़ सकता है, तो इसलिए आपको ये लाजमी वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें और आप अप टू डेट रह सकें। तो हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कहता है कि कैसे हम टाइम को डिक्रीज करें, क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखें, वी नाउ दैट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का आपको पता है ना, कैटलिस्ट क्या करता है यार, स्पीड ऑफ रिएक्शन करता है, पता है आप सबको। कैटलिस्ट का काम ही ये है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को और फॉरवर्ड के रेट को दोनों को इंक्रीज करेगा और इक्विलिब्रियम स्टेट हमें क्या हो जाएगी, जल्दी हासिल हो जाएगी। तो एक रिएक्शन को कर लेते हैं, PCl5 है, तो इसके अंदर हमने एक कैटलिस्ट लिया है, उसने क्या किया, ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर रिएक्शन करवा दिया और PCl3 बना दिया और प्लस Cl2 बना दिया। मीन्स उसे कि अब हमें पता ये चला कि कैटलिस्ट के बगैर जो है ना वो रिएक्शन बहुत टाइम लेता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम कैटलिस्ट यूज कर लें तो वो रिएक्शन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। मीन्स उसे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर लेता है, रीच कर लेता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है आसान। आपने अमोनिया वाला रिएक्शन किया था ना, जिसके अंदर अमोनिया बनी थी, तो उसके अंदर तो अमाउंट ही बहुत ज्यादा थी। मीन्स उसे कि उसके अंदर नाइट्रोजन था 1 मोल प्लस हाइड्रोजन के 3 मोल थे, और आगे जो बना था वो बना ये था 2NH3। मीन्स उसे कि आगे अमोनिया बना था, रिएक्टेंट में इसके कितने मोल है, 4, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब प्रोडक्ट बना तो वो 2 मोल बन गए। कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। तो मेरी बात सुने, अब 2 मोल बन गए, तो इसका प्रेशर अगर हम इस साइड पे इंक्रीज करेंगे तो वहां पे 2 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, तो प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। तो होगा ये कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और मूव करेगा, ताकि उसका कंसंट्रेशन में बैलेंस आ सके। तो इस रिएक्शन के व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो किस तरह से इंक्रीज होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो 2NO बन गया, सॉरी फॉर दैट, N2 प्लस O2 जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या बन गया, अमोनिया बन गया। क्या बन गया, 2NO बन गया। इन दिस रिएक्शन 2 मोल ऑफ द रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स उसे कि 2 ही मोल रिएक्टेंट की तरफ है और 2 ही मोल क्या है, प्रोडक्ट की तरफ है। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दिस रिएक्शन। मीन्स उसे कि इस तरफ भी 2 मोल है, इस तरफ भी 2 मोल है, और इस तरफ भी क्या है, 2 मोल है। तो दोनों का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज भी कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो लेक्चर समझ आ चुका होगा।
दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।